महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं आपके मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ, व्यापारी बोला। जब महाराज ने आज्ञा दे दी, तब व्यापारी ने अपने थैले में से 3 गुड़ियां निकाली जो दिखने में एक सरीखी थीं। उन्हें महाराज को देते हुए वह बोला, महाराज, ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक एक अंतर है। आपके मंत्रियों को वही अंतर पता लगाना है। मैं 30 दिनों के उपरांत पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा। आशा है तब तक आपके मंत्रीगण इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह चला गया। महाराज ने वो तीनों गुड़ियां तेनालीराम को छोड़कर अपने हर मंत्री को 3-3 दिनों के लिए दी, ताकि वे उनमें अंतर ढूंढ सके। लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराज ने स्वयं भी उन गुड़ियों में अंतर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल न हो सके। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि व्यापारी वापस आया और उसे पता लगा कि हमारा कोई भी मंत्री उसके प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया है, तो ये राज्य के मंत्रियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए लज्जा की बात होगी। व्यापारी के आने में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए थे। अब महाराज के पास अपने सबसे विश्वासपात्र तेनालीराम को बुलाने के अलावा कोई चारा शेष न था। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उसे वह तीनों गुड़ियां देते हुए बोले, तेनालीराम, हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन 3 गुड़ियों में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी इसमें सफल न हो सके। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम राज्य के सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम तीनों गुड़ियां लेकर घर चला गया। 2 दिनों तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़ियों में कोई अंतर समझ नहीं आया। तीसरे दिन भी वह सोचता रहा और शाम होते तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। रात में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय पर दरबार पहुंच गया। वहां महाराज कृष्णदेव राय और सारे दरबारी उपस्थित थे, साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी। महाराज बोले, तेनालीराम, व्यापारी महाशय को तीनों गुड़ियों का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। पहली गुड़िया के एक कान और मुंह में छेद है। दूसरी गुड़िया के दोनों कान में छेद है। तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है, व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला। वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया, जिसके एक कान और मुंह में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला। वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। वह बोला, यह दूसरी गुड़िया, जिसके दोनों कान में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला। वह तार उसके अंदर ही रहा। यह दिखाकर तेनालीराम बोला, यह तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिए। तब तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने आपको इन 3 गुड़ियों के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताता हूँ। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है
जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपाकर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। यह वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। तेनालीराम और चोटी का किस्सा। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं, तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले। महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो जो कह रहा हूं वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूं, तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं आप उसके बीच में कुछ न कहें, नहीं किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजगुरु भी अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है? तेनालीराम राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंहमांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है? वह कुछ दिनों में पुनः उग आएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अतिआवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूं, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कह खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूं? लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी, तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूं? किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी, अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला।
तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक्कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। तेनालीराम और नाई की उच्च नियुक्ति। शाही नाई का महाराज कृष्णदेव राय के बाल काटने और दाढ़ी बनाने महल में आना जाना लगा रहता था। जब वह राजदरबारियों को देखता तो स्वयं भी राजदरबारी बनने सपने देखा करता था। एक दिन जब वह महल आकर महाराज कृष्णदेव राय के शयन कक्ष में गया तो देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही उनकी दाढ़ी बना दी। महाराज जब उठे और देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई है तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नाई को बुलवाकर कहा, हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगते हो, आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नाई तो ऐसे ही किसी अफसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे अपना दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी आपका दरबारी बनने की इच्छा है। महाराज कृष्णदेव राय ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह यह बात बताने लगा। जब दरबारियों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। वैसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। दरबारी ये बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहता। किसी में ये कहने का साहस नहीं था। वे सभी तेनालीराम के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह महाराज सुबह सुबह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक काले को कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा है। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तेनालीराम से बोले, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं इस कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा हूं ताकि ये सफेद हो जाए। अरे काला कुत्ता सफेद कैसे होगा तेनाली? महाराज ने हंसते हुए पूछा। महाराज, जब एक अयोग्य व्यक्ति राजदरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम का इशारा किस ओर है। उन्होंने नाई को राजदरबारी न बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। तेनालीराम और कर्ज का बोझ। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था।
लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। तेनालीराम और रसगुल्ले की जड़। एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह महाराज के लिए ढेर सारी भेंट लेकर आया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवकों से कहकर उन्होंने ईरानी व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा के पालन में जुट गए। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोइये के पास गए और उससे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोइये को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है, उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सेवकों ने कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरानी व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलवाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल दरबार में आप ईरानी व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबसे सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। तेनालीराम जब दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में पता कर आए? जी महाराज।
मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आया हूँ, कहते हुए तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। महाराज की समझ से अब भी सब बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है। शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से, इस तरह हुआ न गन्ना रसगुल्ले की जड़। यह उत्तर सुनकर महाराज ने हंसते हुए ईरानी व्यापारी की ओर देखा। वह भी तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हो चुका था। तेनालीरामन की ईमानदारी का पुरस्कार तेनालीराम से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम का पक्का विरोधी है और तेनाली से बदला लेने में वो उनकी मदद जरूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा, क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार तेनालीराम के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर बुलवाया। चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीरामन ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि राजगुरु को उस पर बिल्कुल भी शक न हो। इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए नए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। उसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने यही सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आपको राजगुरु की ये बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कभी कुछ नहीं करता। इसमें उसकी जरूर कोई न कोई चाल होगी। तेनालीराम, राजगुरु को तो मैं देख लूंगा। अगर वो शेर है तो मैं 1.25 शेर हूं। अच्छा, तो फिर आप क्या करोगे? पत्नी